भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और भारतीय शासन का मुख्य कार्यपालक होता है राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 52 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत की मुख्य कार्यपालिका एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 इसी प्रकार इस बात का उल्लेख करता है कि भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ एक राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। हमने शुरू में ही आपको बतला दिया कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष शासन का संवैधानिक प्रधान होता है, नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। शासन के समस्त कार्य उसी के नाम से किए जाते हैं, किंतु इन कार्यों का संपादन वास्तव में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ हम कार्यपालिका की चर्चा करते वक्त सबसे पहले जो भारत का मुख्य कार्यपालक है राष्ट्रपति, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। और राष्ट्रपति के संदर्भ में बात करते वक्त सबसे पहले हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसे हम आपको बताएंगे और इसके बाद फिर राष्ट्रपति के शक्तियों और उसकी आपातकालीन शक्तियों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में पहले कुछ सामान्य चीज़ें हम लोगों को जान लेना चाहिए। उसके बाद जो निर्वाचन की प्रणाली है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए किसी व्यक्ति में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए सबसे पहले व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है कि उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, यानी वह 35 वर्ष का हो चुका हो। तीसरी योग्यता है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और चौथी योग्यता उसकी निर्धारित की गई है कि वह संघ अथवा राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर न हो। यहाँ लोकसभा की योग्यता के संदर्भ में मैं बतलाना चाहूँगा कि लोकसभा की योग्यताओं के संदर्भ में कुछ निर्योग्यताओं की चर्चा की गई है, वो यहाँ पर लागू होती हैं। इसीलिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, इस बात का उल्लेख किया गया है। और वो निर्योग्यताएं हैं कि वह पागल या दिवालिया ना हो, वह 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा किसी अपराध में न काट चुका हो, वह संघ अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी ठेके का संचालन न करता हो। ऐसी जो निर्योग्यताएं लोकसभा के सदस्यों पर लागू होती हैं उम्मीदवार के रूप में, वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार पर भी लागू होती हैं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद इसके कार्यकाल का उल्लेख निर्वाचन प्रक्रिया बतलाने से पहले मैं करना चाहूँगा कि संविधान द्वारा राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। उसके पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है। इस 5 वर्ष की अवधि से पूर्व त्यागपत्र, मृत्यु अथवा महाभियोग की प्रक्रिया से यह पद रिक्त हो सकता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और संविधान में ये व्यवस्था है कि 6 माह के भीतर राष्ट्रपति के नए चुनाव करा लिए जाएंगे, तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।
ऐसी स्थिति में यदि उपराष्ट्रपति भी न हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ऐसा केवल एक बार हुआ है 1969 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। फिर 1969 में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव में वो प्रत्याशी बने और प्रत्याशी बनने से पूर्व चूँकि लाभ के पद पर थे, उन्होंने त्यागपत्र दिया और उनके त्यागपत्र के कारण उपराष्ट्रपति कोई था नहीं, तो उस समय के चीफ जस्टिस श्री मोहम्मद हिदायतुल्ला राष्ट्रपति बने, जो 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक, यानी वी गिरी जी के राष्ट्रपति चुने जाने तक वे अपने पद पर बने रहे। राष्ट्रपति को पद से हटाने की जटिल प्रक्रिया है, जिसको हम कह सकते हैं महाभियोग के माध्यम से ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, और ये प्रक्रिया बहुत जटिल है। अनुच्छेद 61 में इस बात का उल्लेख है कि संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव जिस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, सदन के समस्त सदस्यों के 1/4 सदस्यों द्वारा यह प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव लाए जाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना होता है कि उनके विरुद्ध महाभियोग लाया जा रहा है। जिस सदन में प्रस्तावित किया गया है, यदि उस सदन के समस्त सदस्यों के 2/3 बहुमत से वह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन एक न्यायिक संस्था के रूप में आरोप की जांच करता है, परीक्षण करता है, और इसमें राष्ट्रपति स्वयं या अपने वकील के माध्यम से अपनी पैरवी कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, और दूसरा सदन भी उसे अगर समस्त सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित मान लिया जाता है और राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। आज तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध न तो महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है और पारित होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया है। अब तक केवल 2 बार ऐसा हुआ है जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ है समय से पूर्व, और दोनों बार रिक्ति का कारण मृत्यु रही है। पहली बार 3 मई 1969 को डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद ये पद रिक्त हुआ था। तब उपराष्ट्रपति श्री वी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभाला था। फिर जब वो प्रत्याशी बने तो 20 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला और 35 दिन तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। दूसरी बार यह पद रिक्त हुआ 11 फरवरी 1977 को, जब श्री फखरुद्दीन अली अहमद जी की मृत्यु के बाद यह पद रिक्त हुआ था। तब उस समय जो उपराष्ट्रपति थे श्री BD जत्ती जी, उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। तो इस तरह से राष्ट्रपति पद की रिक्ति के बाद उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं और 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाना अनिवार्य होता है। यहाँ राष्ट्रपति के वेतन भत्तों की भी चर्चा कर ली जाए। उनके कार्यकाल के दौरान वर्तमान में 5 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाता है, जो करमुक्त है। इसके अलावा कार्यालय खर्चे तथा अन्य कार्यों के लिए भत्ते दिए जाते हैं। राष्ट्रपति भवन के रूप में आवास दिया जाता है। सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें पूरे भारत में जहां उनकी इच्छा हो, जहां वो रहना चाहते हैं, वहां उनके लिए आवास की व्यवस्था की जाती है। जो उनका वेतन रहता है कार्यकाल के दौरान, उस वेतन का आधा प्रतिमाह
पेंशन दी जाती है और कार्यालय खर्च आदि अन्य खर्चों के लिए भत्ते दिए जाते हैं। आवास की व्यवस्था और सुरक्षा की व्यवस्था उन्हें मुहैया कराई जाती है और मृत्यु की दशा में उनके परिवार को पेंशन का आधा पेंशन दिया जाता है। जो इनको विशेष उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते वक्त इन पर वाद नहीं चलाया जा सकता, किसी अभियोग के लिए व्यक्तिगत रूप से इन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और भी उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार इन्हें प्राप्त है। तो अब जो मूल बिंदु है उस पर हम लोग आते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। योग्यताओं के बारे में हम लोगों ने जान लिया, कार्यकाल के बारे में जान लिया, महाभियोग कैसे इन्हें पद से हटाया जाता है, इनके वेतन भत्तों आदि के बारे में जान लिया। अब जो वास्तविक मुद्दा है जिसकी चर्चा हम लोगों को वास्तव में आज करना है, उसकी चर्चा की जाए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम आपको बतला दें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब देखिए इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। इस निर्वाचक मंडल में सबसे पहले शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। कौन होते हैं? संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और दूसरा सदन है राज्यसभा। इनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है 545, जिसमें 2 नॉमिनेटेड होते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय के। ये मतदान में भाग नहीं लेते। मतदान में कितने भाग लेते हैं? 543। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं आंग्ल भारतीय समुदाय के, वो मतदान में भाग नहीं लेते। तो केवल 543 सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसी तरह से राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या है 245। इसमें 12 लोग राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। इन 12 लोगों द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लिया जाता। केवल निर्वाचित 233 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया जाता है। तो इस तरह से संसद के कुल कितने सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? 543 प्लस 233 कुल 776। तो संसद के ये 776 सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। निर्वाचक मंडल का ये पहला भाग है। इसी तरह से निर्वाचक मंडल का एक दूसरा भाग है कि राज्य और जितने भारत के राज्य हैं और संघ शासित क्षेत्र, राज्य और संघ शासित क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इस निर्वाचक मंडल में 2 तरह के सदस्य हैं। एक संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य 543 और 233 कुल 776, और इसके अलावा जितने राज्य हैं और संघ शासित क्षेत्र, विशेष रूप से दिल्ली और पांडिचेरी, ये 2 जगहों पर विधानसभाएं हैं। तो इन यानी राज्यों के और इन 2 संघ शासित क्षेत्रों के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो विधायक हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्वाचक मंडल बनता है वो संसद के निर्वाचित सदस्यों, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से, और राज्यों के और संघ शासित क्षेत्रों के
विधायकों के निर्वाचित सदस्यों के मिलने से यह बनता है। तो 776 मेंबर संसद के हो गए। और 2017 का जो अभी हालिया चुनाव हुआ है, जिसमें श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति चुने गए हैं, उस समय जम्मू कश्मीर भी राज्य था, तो कुल 29 राज्य और प्लस 2 संघ शासित क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी, उन सब के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या थी 4120। तो 4120 प्लस ये 776, ये लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यहाँ एक चीज़ और अब स्पष्ट करना चाहेंगे कि 4120 मेंबर हैं और ये 776 मेंबर हैं। एक व्यक्ति का एक वोट नहीं होता है, हर व्यक्ति के मत का एक मूल्य निर्धारित होता है। हर व्यक्ति के एक मत की कीमत निर्धारित होती है। इसका फार्मूला है, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे किसी राज्य के एक विधायक के मत का कितना मूल्य होता है। सबसे पहले विधानसभा सदस्यों के मत का मूल्य निकालना होता है और इसका एक फार्मूला है जिससे किसी राज्य के विधानसभा सदस्य के मत का मूल्य निकाला जाता है। और फार्मूला ये है कि 1971 के जनगणना के आधार पर, यहाँ पहले आपको बता दें कि 1971 का जनगणना वर्ष इसके लिए मान्य है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है। और ये वर्ष 2002 में संविधान संशोधन के द्वारा व्यवस्था कर दी गई है कि 2026 तक इस मत मूल्य को निकालने के लिए, यानी किसी विधायक के मत का मूल्य निकालने के लिए 2026 तक 1971 के जनगणना वर्ष को ही आधार माना जाएगा। तो इस तरह से 1971 के जनगणना के आधार पर राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा सदस्यों की संख्या विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भागे 1000। इस फार्मूले से किसी राज्य के एक विधायक के मत का मूल्य निकाला जाता है। राज्य की जनसंख्या और विधानसभा के 1971 की जनगणना के आधार पर राज्य की जनसंख्या और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भागे 1000। और इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि यह जो राज्य की जनसंख्या है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1000, इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से रिजल्ट एक ही आएगा। अब जैसे एक उदाहरण दें हम उत्तर प्रदेश का, क्योंकि विधायकों में उत्तर प्रदेश के किसी विधायक के मत का मूल्य सबसे ज़्यादा है 208, और सिक्किम के किसी विधायक के मत का मूल्य सबसे कम है 7। तो हम 1971 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मत के मूल्य का आकलन करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश की 1971 की जनगणना के आधार पर कुल आबादी थी 8,38,49,905 और निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है 403। अब यहाँ गुणे 1000 करके देखें, या यहाँ पर भागफल 1000 यानी
403 और भागे 1000 करके देखें, दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा। तो इससे जो परिणाम आता है वो आता है 208.06 आगे। अब यहाँ जैसे 208.06 आया, तो बजाय 06 के अगर 5 या 5 से अधिक की संख्या आती तो ये 209 हो जाता। अभी 208.06 है, यहाँ 5 या 5 से अधिक होता, 0.50 या 60 या 61 इस तरह से होता, तो ये 8-9 हो जाता। और चूंकि 06 है इसलिए यह 208 ही रहेगा। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य 208 हुआ। इसी तरह से हर राज्य के एक विधायक के मत का मूल्य निकाल लिया जाता है और अलग अलग राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको बतलाया, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के विधायक के मत का मूल्य होता है 208, सिक्किम का सबसे कम, अरुणाचल प्रदेश का 8 है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु, झारखंड, यहाँ के विधायकों के मत का मूल्य 176 है। तो इस तरह से जो ये 4120 की संख्या हमने आपको बतलाई, ये सारे विधायकों के मत का मूल्य, अलग अलग राज्य के विधायकों के मत का मूल्य अलग अलग होता है। तो इस तरह से हम एक विधायक के मत का मूल्य निकाल लेते हैं, किसी राज्य के एक विधायक के मत का मूल्य निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखिए, सांसद के मत का मूल्य निकाला जाए। जैसे हमने ये विधानसभा सदस्य के मत का मूल्य निकाला, वैसे ही एक सांसद के मत का मूल्य कितना होता है ये निकाल लिया जाए। किसी सांसद के मत का मूल्य निकालने के लिए भी एक फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है? राज्यों व संघ क्षेत्र के विधायकों का मत मूल्य विधायकों के समस्त मतों का मूल्य, समस्त मत मूल्य बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। इस फार्मूले से हम लोग किसी सांसद के मत का मूल्य निकालते हैं। यहाँ हमने आपको बताया कि 2017 में सभी राज्य, जो 29 राज्य थे उनको, और 2 केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली और पौंडीचेरी, उन सब के जो विधायकों की संख्या थी वो 4120 थी। और इन 4120 विधायकों के मतों का कुल मूल्य था 5,49,474। ये 4120 सभी राज्यों के और केंद्र शासित क्षेत्रों के विधायकों के मतों के मूल्य का योग। अब इसमें भाग दे दीजिए आप 776 का, जो संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। इसका परिणाम आता है 708.08। यहाँ भी दशमलव के बाद 0 है। अगर दशमलव के बाद 5 या 5 से अधिक अंक होता तो ये 708 का 709 हो जाता। चूंकि 0 है इसलिए एक सांसद के मत का मूल्य 708 हो जाता है। तो इस तरह से आप
देखें कितने मत मूल्य हुए कुल। सभी विधायकों के मतों का मूल्य हुआ 5,49,474। ये सभी विधायकों के मत का मूल्य हुआ। और सांसदों के मत का मूल्य कितना होगा? 708 गुणे 776। ये हो जाएगा 5,49,408। तो कुल कितने मत मूल्य होंगे जो वोट पड़ेंगे? 10,98,882। तो राष्ट्रपति के चुनाव में सभी सांसदों और सभी विधायकों के मत का मूल्य होगा 10,98,882। अब राष्ट्रपति चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति को प्राप्त एक फार्मूला है। उस फार्मूले के अनुसार जो निर्धारित कोटा आता है चुने जाने के लिए, वह कोटा प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। वह फार्मूला है जो कोटा निर्धारित करता है। प्राप्त कुल वैध मतों की संख्या बटा 1 + 1 यानी 2, और जो भी भागफल आता है +1। अब मैंने आपको बताया कि कुल मतों का योग जो सांसदों और विधायकों का है वो 10,98,882 है। सारे वोट पड़ते नहीं हैं, कुछ इनवैलिड भी होते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी चुनाव में कुल 10 लाख वोट पड़े, कुल 10 लाख वैध मत पड़े, तो कोटा राष्ट्रपति चुने जाने के लिए कितना मत किसी व्यक्ति को आवश्यक होगा? बटा 1 + 1 + 1, यानी 10 लाख में 2 का भाग दे दीजिए, आता है 5 लाख, और 5 लाख में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5,01,000। तो 10 लाख वैध मतों में किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कुल न्यूनतम कोटा चाहिए 5,01,000। अब यहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रणाली है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो कोटा हो गया कि राष्ट्रपति चुने जाने के लिए अगर 10 लाख वैध मत पड़े, 10,98,882 में 10 लाख वैध मत पड़े, तो राष्ट्रपति चुने जाने के लिए कितना वोट चाहिए? 5,01,000 वोट चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पद्धति द्वारा होता है। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आपको आबादी के अनुपात में सीटें मिलने की व्यवस्था होती है, लेकिन चूंकि यहाँ एक ही पद है इसलिए निर्वाचन कोटा से पूर्ण बहुमत की संख्या निकाल ली जाती है। और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से मतदान होता है। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है? मान लीजिए ABCD 4 प्रत्याशी हैं। ये 4 प्रत्याशी चुनाव में खड़े हैं। अब आप वोट देने जाते हैं एक विधायक के रूप में या एक सांसद के रूप में,
और आपकी पार्टी की पहली यानी पार्टी का उम्मीदवार बी है, तो आपको एक निर्वाचन आयोग की तरफ से अलग कलम मिलती है, अलग स्याही वाली कलम मिलती है, और उसी कलम से वोट करना होता है। अगर दूसरे कलम का इस्तेमाल करेंगे तो वोट इनवैलिड हो जाएगा। तो आप जब जाएंगे वोट देने के लिए, तो आपको मान लीजिए बी आपकी पार्टी का है और आपकी पहली पसंद है, तो इसके नाम के आगे आप एक अंक अंकित करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपकी फर्स्ट चॉइस है, ये पहली पसंद है आपकी, ये प्रथम वरीयता है। अब मान लीजिए इसको आप दूसरे नंबर पर पसंद करते हैं, ये दूसरी पसंद है। मान लीजिए इसको आप तीसरे नंबर पर पसंद करते हैं, ये तीसरी पसंद है। मान लीजिए इसको चौथे नंबर पर रखते हैं, तो ये चौथी वरीयता है आपकी। तो इस तरह से एक ही वोट आपका चारों व्यक्तियों में ट्रांसफर होता है। फर्स्ट चॉइस, सेकेंड चॉइस, थर्ड चॉइस एंड फोर्थ चॉइस। ऐसे ही जो भी वोटर आता है अपने अपने दल या अपनी पसंद के उम्मीदवार को, जो उसकी पसंद का होता है, उसको एक नंबर देता है। जो दूसरी पसंद होती है उसको दूसरी पसंद अंकित करता है। जो तीसरी पसंद होता है वो तीसरा अंक अंकित करता है, और चौथी पसंद को चौथा अंक अंकित करता है। अब इसमें हमने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए हमने कहा 10 लाख कुल वैध मत पड़े, तो 10 लाख का कोटा निकला कितना? 5 लाख 1। 5 लाख 1 ये कोटा निकला। तो पहली बार अगर मतगणना होती है, किसी प्रत्याशी को 5 लाख 1 या इससे अधिक वोट मिल जाते हैं, तो वो निर्वाचित घोषित हो जाता है। अगर पहली ही मतगणना में किसी प्रत्याशी को 5 लाख 1 वोट जो कोटा निर्धारित है वह प्राप्त हो जाता है या उससे अधिक प्राप्त हो जाता है, तो वह निर्वाचित घोषित हो जाता है, वह जीत जाता है, और फिर वह निर्धारित तिथि को राष्ट्रपति पद की शपथ लेता है। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से पहली मतगणना में 5 लाख 1 वोट न मिले, तब द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती होती है। जैसे हम एक उदाहरण दें कि इसको आपने दिया पहली पसंद, इसको मिले 4,60,000 वोट, इसको मिले 10 लाख में 3 लाख वोट मिले, 3 लाख वोट मिले। इसको मिले 1,40,000 और इसको मिले 1 लाख। इसको मिले 1 लाख। अब किसी को 5 लाख 1 का कोटा नहीं मिला है, सबसे ज़्यादा बी को मिला है 4,60,000, फिर डी को मिला है 3 लाख, ए को मिला है 1,40,000 और सी को मिला है जो चौथे नंबर पर वो 1 लाख। तो अब क्या होगा? जिसको सबसे कम वोट मिले हैं सी, इसको डिलीट कर दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा, और इसके मतों में जिन लोगों को द्वितीय वरीयता के मत मिले हैं वो मत उनको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मान लीजिए 1 लाख वोटों में 60,000 वोट द्वितीय वरीयता के किसके हैं? बी के। एक लाख वोटों में 60,000 द्वितीय वरीयता के मत किसके हैं? बी के। और 30,000 वोट हैं किसके? डी के। और 10,000 वोट हैं ए के। तो अब यहां देखिए इनका वोट कितना हो गया?
इनका वोट हो गया 5,20,000, तो 5,01,000 का कोटा है और इनको वोट मिल गए 5,20,000 और इस तरह से ये द्वितीय वरीयता के मतों के आधार पर विजयी घोषित कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से पहले प्रथम वरीयता के मत गिने जाते हैं। प्रथम वरीयता के मतों के आधार पर अगर किसी को निर्धारित कोटा प्राप्त हो जाता है तो वो निर्वाचित हो जाता है, नहीं तो द्वितीय वरीयता के मत गिने जाते हैं। और द्वितीय वरीयता के मतों से भी अगर फैसला नहीं होता है तो इसी फार्मूले से जो सबसे कम वाला है उसको डिलीट कर दिया जाएगा। उसके द्वितीय वरीयता के मत जो शीर्ष 2 प्रत्याशी रहेंगे उनमें बांट दिया जाएगा और इस तरह से किसी न किसी व्यक्ति को निर्धारित कोटा मिल ही जाता है और वो निर्वाचित घोषित हो जाता है। अब तक केवल एक बार द्वितीय वरीयता के मतों के आधार पर फैसला हुआ है। 1969 के चुनाव में श्री वीवी गिरी प्रथम वरीयता के मत के आधार पर पूर्ण बहुमत यानी जो निर्धारित कोटा था उसे प्राप्त करने में विफल रहे। तब द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती हुई और उस गिनती के बाद उन्हें निर्धारित कोटा प्राप्त हुआ और वे विजयी घोषित हुए। तो इतिहास में केवल एक बार ऐसा हुआ है कि द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती की गई है। राष्ट्रपति के चुनाव में इतिहास में एक और नाम दर्ज है श्री नीलम संजीव रेड्डी का। 1977 के राष्ट्रपति के चुनाव में वे निर्विरोध चुने गए थे। उनके विरुद्ध किसी प्रत्याशी ने पर्चा नहीं भरा था, इसलिए वे निर्विरोध चुने गए थे। अन्यथा अब तक सारे जितने राष्ट्रपति चुने गए हैं वे निर्वाचित हुए हैं। केवल एक बार द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती हुई है और एक बार राष्ट्रपति 1977 में श्री नीलम संजीव रेड्डी जी निर्वाचित यानी निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए। तो इस तरह से ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है जो हमने आपके सामने रखी। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति के शक्तियों की चर्चा करेंगे। पहले सामान्य शक्तियों के विषय में बताएंगे और उसके बाद जो आपातकालीन शक्तियां हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।